नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 फरवरी और 14 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम अगले शिफ्ट के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ का लाभ उठाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वो पूछा गया कि ब्रिक्स 2024 का जो मेजबानी है वो कौन से देश के द्वारा जो किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रूस हो जाएगा। देश पूछा था तो रूस होगा। अगर आपका शहर पूछा जाता तो कजान होता, ठीक है। रूस के कजान शहर में जो है 22 से 24 अक्टूबर के बीच जो आपका ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है उसमें किया गया। इस सम्मेलन में आपका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सहित 20 से अधिक देश के नेताओं ने जो कि भाग लिया है। बाकी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की हम लोग बात करते हैं तो यह सम्मेलन का 16वां संस्करण है। थीम की बात करते हैं तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, यानी कि स्ट्रेंथिंग मल्टीटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आयोजन आपका 22 से 24 अक्टूबर के मध्य रूस के कजान में। इसके अलावा प्रमुख सदस्य की बात करेंगे तो 9 देश अभी आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। रूस हो गया, चीन हो गया, अपना देश भारत है, चीन ईरान है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है और आपका इथोपिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे लव टू लर्न सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 395 रुपये में जो मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आज है आपका वैलेंटाइन डे, तो उसी के अवसर पर जो है ये सेल आपका लाइव किया गया था 2 दिन के लिए, 13 और 14, ठीक है। तो आज है आपका 14 फरवरी, तो आज ही भर ये ऑफर रहेगा। आज रात के 12 बजे से जो है इसका जो प्राइस है आपका 699 हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं नॉलेज है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC लेता हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो या आपका रेलवे का हो या स्टेट लेवल का ही वो एग्ज़ाम क्यों ना हो, टेक्स्ट बुक उन सारे एग्ज़ामों का आपको मॉक टेस्ट और PYP लगभग 800+ एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP जो कि आपको देता है मात्र एक ही पास में, एक ही रुपये में, 395 में ही। जिस एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट और PYP लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, ठीक है। कूपन कोड AP जरूर यूज करना है जब भी आप पास को परचेज करने जाए, और प्राइस आप आज रात से आपका 699 हो जाएगा। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है वो आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो भाग 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के संविधान का जो है भाग 3 जो है आपका किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के संविधान में वर्तमान में देखें तो आपका कितना भाग है, तो आपके 25 भाग हैं, ठीक है। 25 भाग है, यानी कि 25 भाग कहिए या चैप्टर कहिए, ये आपका है, ठीक है। उसमें से जो है आपका भाग 1 जो है वो क्या कहता है, तो भाग 1 कहता है संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी। भाग 3 को आप लोग देख ही लिए जो कि आपका मौलिक अधिकार से है। भाग 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका DPSP से है, ठीक है। भाग 4A भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है। भाग 5 की बात करते हैं तो ये आपका संघ से है। भाग 6 की बात करते हैं तो ये आपका राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है भाग 9 को याद रखिएगा, जो भाग 9 है वो आपका पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा भाग 9 का जो है आपका B जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है आपका सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 आपका चुनाव से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका भाग 20 याद रखिएगा, जो कि आपका किससे है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 18 को भी याद रखिएगा, जो कि आपात से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना होगा। बाकी अभी के लिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में जो है सुधार करना था,
ठीक है। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए जो है आपका बनाया गया था और यह 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, टेक ऑफ की आत्म सक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। चीन युद्ध के कारण जो है इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका हासिल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गुरु M.K. सरोजा व हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्मश्री फॉर द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम की जब हम लोग बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम ही है, ठीक है। तो M.K. सरोजा या शायद आपका एग्जाम में सरोजा वैद्यनाथम आया था, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो सरोजा वैद्यनाथ है या M.K. सरोजा है, इन दोनों का जो संबंध है वो आपका किससे होगा, तो आपका इसी से होगा, तब भरतनाट्यम से ही होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्राकृत और ब्राह्मी होगा, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख की जब हम लोग बात करते हैं तो मुख्यतः 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। और लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। साथ में अशोक के विषय में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको बता दें कि अशोक जो है आपका प्राचीन भारत में एक साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसी का जो है ये आपका शासक था, ये आपका इसका तीसरा शासक था। मौर्य समाज की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपका किया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, धनानंद, उसको हराकर जो है इसकी स्थापना किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो बेटा आया वो आपका बिंदुसार आया, ठीक है। बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद जो है आपका इसका शासक आपका अशोक बनता है, ठीक है। तो वही मौर्य समाज का तीसरा शासक था अशोक और सबसे शक्तिशाली शासक विषय माना जाता है। अशोक के विषय में एक और एग्जाम में प्रश्न आता है प्रियदर्शनी, ठीक है। इसकी उपाधि भी अशोक को ही दिया गया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि उत्कृष्ट गैस से आवर्त सारणी के डैश समूह में पाई जाती हैं। तो उत्कृष्ट गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो आवर्त सारणी के समूह 18 में पाई जाती है। इसे हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। कुछ उदाहरण की जब बात करते हैं तो हीलियम, He, नियोन, Ne, आर्गोन, Ar, क्रिप्टोन, Kr, जिनोन, Je, रेडॉन, Rn, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के अंग की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। 3 अंग कौन कौन से हैं भाई, तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका की बात करते हैं तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है, जैसे MP, MLA, विधायक वगैरह। कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा समूह है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायपालिका की बात करते हैं तो इस देश में न्यायालयों की व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसके अलावा सरकार की किसी एक शाखा के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इन अंगों में प्रत्येक को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण का कार्य करता है और यह राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन को भी सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी से आपका प्रश्न आया, हर्ष का विलोम शब्द बताना था, तो विषाद इसका राइट आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द आया, तो कमल के पर्यायवाची शब्द में आपका पंकज, पद्म, सरोज, जलज, नीरज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक, तामरस, ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा एक मुहावरा आया, खेद होने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है किसी अपराध या त्रुटि के लिए जो दुखी होना या पछताना, इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया टिप्पणी जो है किस राज्य का एक नृत्य नाटक है, तो टिप्पणी की बात कर देंगे तो ये आपका गुजरात का है, ठीक है। तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका संतूर होगा। इसके अलावा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और कुछ वाद्यों को हम लोग देखें जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो पहला है मृदंगम, जिससे संबंधित आपके वादक पलक्कड़ मणि अय्यर। इसके अलावा TR मूर्ति, गुरु वयूर दुराई स्वामी, कराईकुड्डी आरमनी, उमायालुपुरम शिवरामन। इसके अलावा मंबिलिकारा कृष्णनकुट्टी नायर, वेल्लूर ए रामभरदन इत्यादि। सितार से आपके रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, रईस खान, हर्षशंकर भट्टाचार्य,
बुद्यादित्य मुखर्जी, अब्दुल हलीम जाफ़र खां, सरोद से अमजद अली खां, अली अकबर खां, राजीव तारानाथ इत्यादि लोग हैं। वायलिन से जो है वीजी जोग, लाल गुड्डी जयरामन, टी.एन. कृष्णन, योधी मेनुहीन, इसके अलावा एम.एस. गोपाल कृष्णन, ठीक है, इसको याद रखना है। संतूर से शिव कुमार शर्मा जी हैं, तरुण भट्टाचार्य जी हैं, भजन सुपारी जी हैं, बासुर से हरिप्रसाद सुरसिया हैं, टी.आर. महालिंगम हैं, पन्नालाल घोष हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्कल सिस्टर्स हैं। मेडोलिन से आपके यू श्रीनिवास है, एस बाल मुरली कृष्णा है। इसके अलावा पियानो से सुरजीत चटर्जी, इसके अलावा केखौस सापुरा जी, सोराबा जी। सनाई से बिस्मिल्ला खां हैं, बागेश्वरी गमर हैं, बड़े गुलाम अली खां हैं। तबला से अल्लाह रखा खां हैं, जाकिर हुसैन हैं, शंकर घोष हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार जो है रिवाइज करते हुए चलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, 101% मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से ज्वाइन होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका तृतीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में या कहें तो इकोनॉमी में जो है आपके 3 क्षेत्र होते हैं। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र हुआ, इसके अलावा द्वितीयक हुआ और तृतीयक हुआ। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ने, खनन से पृथ्वी से कच्चे माल की निकासी से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे तो कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार माल जैसे निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा संबंधित। तृतीयक क्षेत्र से आपके परिवहन हो गया, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इंटरनेट कैफ़े हो गया, एटीएम बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ये सभी जो व्यवसाय हैं आपके तृतीयक क्षेत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर आपके अलग अलग टेबल फॉर्मेट में बातें गए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हुआ, पृथ्वी से कच्चा माल निकलता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, तेल, गैस निष्कर्षण, उत्खनन, लॉगिंग। द्वितीयक क्षेत्र जो है कच्चे माल को तैयार माल में संसाधित करता है, जैसे निर्माण, ऊर्जा, उपयोगिताएं, परिवहन, संचार। तृतीयक क्षेत्र जो है सेवाएं प्रदान करता है, जैसे खुदरा, थोक, वित्त, बीमा, अचल संपत्ति, पेशेवर, व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आतिथ्य, अवकाश, पर्यटन इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका कौन करता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो है आपका चर्चा किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। वो अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श से समिति राज्य का संवैधानिक जो है आपका प्रमुख होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी जो है आपका कार्य करता है, ठीक है। कौन? तो भाई राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल बनने की योग्यताएं की जब हम लोग बात करते हैं भाई, तो राज्यपाल बनने की योग्यताएं में सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 35 वर्ष की जो आयु है आप उसको किए हुए रहना चाहिए, यानी कि आपका 35 वर्ष आयु होगा तभी जो है आप राज्यपाल जो है बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका सदन का आप ना हो, लाभ का कोई पद आप धारण ना कर रहे हो। इसके अलावा 1956 में जो है आपका 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके माध्यम से यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सरकार के रूप में एक ही व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो आपका किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा आपका 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुरूप होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल उस राज्य का जो है राज्यपाल रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंद्रधनुष क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति की बात करते हैं तो यह आपका हरित क्रांति से भी है, सफ़ेद क्रांति से भी है और आपका नीली क्रांति से भी संबंधित है, ठीक है। तो रेनबो क्रांति एक अस्थायी कृषि क्रांति का उल्लेख जो है आपका करता है, जहां उत्पादन की लागत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव और उपभोक्ताओं पर उर्वरक को प्रभाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है?
तो सबसे कम तो नागालैंड में किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपका मेघालय में हुआ था 27.82%। ठीक है, कितना हुआ था? तो 27.82% जो है आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम नागालैंड ने जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का अनुभव किया था। ठीक है, -0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर रविंद्र नारायण रवि होंगे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? तो भारत को पश्चिम से घेरने वाला जल निकाय का जो नाम है आपका अरब सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। यह पाकिस्तान और ईरान से पश्चिम में अदन की खाड़ी, गाडाफुई चैनल और अरब प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप सागर से, दक्षिण पूर्व में सोमाली सागर से और पूरब में है जो कि भारत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकी में से कौन सी एक अभिनेत्री भी थी? तो 1968 में जो है पद्मश्री सम्मानित किया गया था वेंजती माला को। तो इसका राइट आंसर आपका वेंजती जो माला, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई 28 मीटर यानी कि 94 फीट और चौड़ाई जो होता है 15 मीटर होता है यानी कि 50 फीट। ठीक है, तो फीट या मीटर में जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो फिट इंडिया आंदोलन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हमने सुबह भी इसको बताया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके अलावा टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है अभी वर्तमान में, जिसमें से एक भरतनाट्यम है। इसके अलावा जो है आपका कथकली केरल का, याद रखिएगा। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसा का। कथक जो है उत्तर भारत में इसे कहा जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में उत्तर प्रदेश राजस्थान करके दिया जाता है। इसके अलावा सतरिया जो है आपका असम का है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश का भी है कुचिपुड़ी, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि R वेंकट राव जो है किससे संबंधित है? तो R वेंकट राव की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भारतीय प्रशासक और राजनेता हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो यह आपका बर्मी है। इसके अलावा जो है भूटान का जोंगखा है, श्रीलंका का सहेली है, पाकिस्तान का उर्दू है। ठीक है, इसको भी रिलेट करके ही पढ़िएगा, आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। आप श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का समुद्री सीमा लगता है, ना कि स्थलीय सीमा लगता है। तो स्थलीय सीमा ही शायद आपसे ऑप्शन में पूछा गया होगा। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत के साथ 7 देशों का लगता है, जिसमें से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में वो पूछा गया कि राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है पूछा गया। तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं है। सैन्य शक्तियाँ जितनी भी हैं वो आपके राष्ट्रपति के पास है। राजनयिक शक्तियाँ भी जो है ये आपके राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। तो राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित आया था। पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न तो मिल नहीं पाए, लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें। तो भारत ने अपनी पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो आपके साल 1951 में शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ ने साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चीन भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग परिवहन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया।
12वीं पंचयोजना के तहत स्कूल नामांकन में लिंग सामाजिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचयोजना के तहत गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, शायद आपके 12वीं पंचयोजना से ही पूछा गया था। इसके अलावा जो है करंट से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए जो कि नहीं मिल पाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी को कम करने का काम किया? तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। फिर पूछा गया बसंत पंचमी जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी की बात करते हैं तो यह आपका हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जो है जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से जो शुरू हुआ 31 मार्च 1961 तक चला। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी और इस योजना में भारी आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया। इसके अलावा पहला पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका हेराड डोमर मॉडल पर जो है आपका आधारित था, तो इसको भी याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में जो है आपका शुरू हुआ था और 1956 तक आपका चला था। ठीक है, और तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका कृषि पर बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी में जो है औद्योगिक विकास पर जो है आपका बल दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि चाप चारकुट त्यौहार जो है भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो चाप चारकुट फेस्टिवल की बात करते हैं तो यह आपका मिजोरम का है। तो मिजोरम आपका जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। चाप चारकुट जो है मिजोरम का एक त्यौहार है और मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। और चाप चारकुट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है। यह जो है हर वर्ष जो है मार्च के महीने मनाया जाता है। यह उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख भारतीय त्यौहार की जब हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ त्यौहार है जैसा कि दशहरा हो गया, उगादि हो गया, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश से जो है रे को याद रखिएगा, बुरीकुट को याद रखिएगा, मायोको को याद रखिएगा, ड्रोई फेस्टिवल को याद रखिएगा, पोंगटू को याद रखिएगा, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव को याद रखिएगा। असम से जो है आप अम्बुबाची को, भोगाली बिहू को, बेसागु को और दहिंग पटकाई को याद रखिएगा। बिहार से छठ पूजा और बिहुला को, छत्तीसगढ़ से माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, गोवा से सनबर्न फेस्टिवल, लादेन मंडो को याद रखना है। गुजरात से जो है नवरात्रि को, जन्माष्टमी को, उत्तरायण को और आपका कच्छ उत्सव को याद रखना है। कच्छ उत्सव से संबंधित जो है कल ही प्रश्न आपके एग्जाम में आया कि कच्छ उत्सव जो है कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका नवंबर से फरवरी के महीने में जो है आपका मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश से आपका रख दुमनी गोची महोत्सव। हरियाणा से बात करेंगे तो बैसाखी, अभी हाल ही में परसों ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर से जो है वो आपका हरनौमी, छाड़ी, बहु मेला और दोस मोचे जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा जो है झारखंड से करम उत्सव, होली, रोहिणी, टूसू, कर्नाटक से मैसूर दशहरा, उगाडी। केरल की बात करेंगे तो ओणम जो है विश्व मनाया जाता है। मध्य प्रदेश से लोकरंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो उत्सव। मेघालय की बात करेंगे तो नोक्रेम फेस्टिवल, खांसी फेस्टिवल, वांगला, साजिबू, चेराओबा। महाराष्ट्र से गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर से जो है योसोंग, उराग, जवांगकुट। मिजोरम से आपका चारकुट महोत्सव जो है वो आपका मनाया जाता है। नागालैंड से आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सु फेस्टिवल। उड़ीसा से आपका रथ यात्रा, राजा परवा, नूका आई। पंजाब से लोहड़ी, बैसाखी दोनों। राजस्थान से जो है गणगौर, तीज, बूंदी। सिक्किम से लोसर, सागा दावा। तमिलनाडु से जो है पोंगल, थाई पुसम, नाट्यंजलि महोत्सव। तेलंगाना की बात करेंगे तो बुनालू जो मनाया जाता है, बथुकुम्बा आदि मनाया जाता है। त्रिपुरा से खर्ची पूजा। पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा जो है उत्तरांचल या की बात करेंगे तो गंगा दशहरा।
उत्तर प्रदेश से रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी आदि त्यौहार जो है वो आपका मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि ये जो है आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें आपके 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन जो है 44वां संशोधन आपका होता है, उसमें संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था और अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 6 के अंतर्गत था, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है इसे अनुच्छेद 300 के क में जो रख दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 32 जो कि एक मौलिक अधिकार का ही एक अनुच्छेद है, उसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा है जो कि कहा था, जो कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। बाकी मौलिक अधिकार आपका 2 प्रकार के हैं, एक आपका भारतीयों तथा विदेशियों दोनों के लिए है और एक है जो कि केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है। तो बात करते हैं भारतीयों तथा विदेशियों के लिए मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 21 का क हो गया, अनुच्छेद 23 हो गया, अनुच्छेद 24 हो गया, अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 25 से 28 जो अनुच्छेद है ये सभी आपका भारतीय तथा विदेशियों के लिए है। और केवल भारतीयों के लिए बात करें तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ठीक है। तो ये सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका मृदगम हो जाएगा। ठीक है। हम ही परसों के ही PDF में आपको सारे संगीतकार वाद्य से संबंधित सारे फैक्ट्स जो है वो आपको दिए हैं। रामानंद वी राघवन मृदगम से संबंध है, जो आमतौर पर कर्नाटक के संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। उनका जन्म जो है मदुरै तमिलनाडु भारत में तिरुनेलवेली जिले के कुनियूर गांव में पी वैद्यनाथ अय्यर और ब्रह्म नायकी के घर हुआ था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक जो है रामानंद कृष्णन उनके बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो आपका कौन से मंडल में होता है, तो मौसम संबंधित घटनाएं की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसके अलावा जो है वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है, पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष की ओर। इन परतों का क्रम जो है उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और वायुमंडल आता है। क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी मंडल में मौजूद होती हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में घटित होती है। समतापमंडल की बात करेंगे तो यह आपका क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए सबसे आदर्श होती है। समतापमंडल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत जो होती है वो आपका इसी मंडल में स्थित होती है। इसके अलावा जो है वो पूछा गया है मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समतापमंडल के ऊपर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इस परत में पहुंचते ही उल्का पिंड जल जाते हैं। फिर आपका तापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का हिस्सा है और यह 80 से 400 किलोमीटर जो है मोटा होता है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। वास्तव में पृथ्वी द्वारा भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें जो है इसी परत से टकरा कर वापस आ जाती है। फिर आपका वायुमंडल, यह आपका वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है और इस परत में वायु बहुत विरल होती है और हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका कब लागू किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका 1951 में जो है लागू किया गया था और 1956 तक जो है आपका चला था। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू के तहत समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में पहला FYP आपका शुरू किया गया। ये जो पंचवर्षीय योजना था आपका हाड़ा डोल मॉडल पर आधारित था। योजना कृषि मूल स्थित था पंजाब और परिवहन पर यह आपका केंद्रित था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले डैश थी। तो द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले आपकी राज्यपाल थी।
तो आपसे वही पूछा गया था किस राज्य की राज्यपाल थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, अब आपकी झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, उड़ीसा से इनका बिलोंग जो उड़ीसा से करती, लेकिन राज्यपाल आपका झारखंड की बनी थी। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली आपके अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्या थी। ये आपके एनडीए के आधिकारिक तौर पर इनको उम्मीदवार बनाया गया था और 15वीं राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यरत हैं। और इन्होंने यशवंत सिन्हा को जो है आपका हराया था और स्वतंत्र भारत में जन्मी यह पहली राष्ट्रपति हैं और इस पद को धारण करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। और राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने 2000 और 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के लिए कई कैबिनेट पदों पर भी कार्य किया है और 2015 से 21 तक जो है ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया। तो लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। तो 2019 इसका राइट आंसर होगा। इस पहल की घोषणा 24 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान जो है पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। पीएम किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अदानों की खरीद में लघु और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट है कि भारत के जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना हो, फिर भी आप लोग जान लीजिए केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा और कुछ लोगों का मानना है कि मूरा भील जाति से थी। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की माता के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलता है कि इन्होंने जो है आपका मौर्य वंश का स्थापना जो है किया था नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टेट विथ लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो इसका राइट आंसर तो राजस्थान होगा, लेकिन शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच प्रतिशत दर जो है सबसे छोटा अंतर पूछा गया था। यानी कि मिनिमम पूछा गया था तो मेघालय होगा, मैक्सिमम पूछा गया था तो राजस्थान होगा। अगला है कि हॉकी खेल के मैदान का जो आकार है वो क्या होता है। तो मैदान 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर यानी कि 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है कि कच्छ का रण जो उत्सव है आपका किस महीने में मनाया जाता है। तो कच्छ का जो रण उत्सव है पहली बात तो कहाँ मनाया जाता है, इस बात को आप लोग जानिए। तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन पूछा गया था कब। तो यह हर साल नवंबर के अंत से शुरू होकर फरवरी तक जो है आपका चलता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये गुजरात पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी जो है आपका कहा जाता है। ठीक है।